प्यारे बच्चों, संपूर्ण पृथ्वी में असंख्य प्रकार के जीव निवास करते हैं, जिनकी बाह्य एवं आंतरिक शारीरिक संरचना में काफ़ी विभिन्नताएं भी पाई जाती है। प्रकृति में एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय जीव विचरण करते हैं और इन सभी जीवों के जीवन काल में भी काफ़ी अंतर होता है। इन सभी जीवों की बाह्य एवं आंतरिक संरचना तथा आयु अवधि में अंतर होने के बावजूद यह सभी जीव अपने जैव विकास हेतु कई प्रकार के परिश्रम करते हैं, ताकि समय, पर्यावरण एवं वातावरण में परिवर्तन के कारण शारीरिक विघटन के दौरान जीव अपने शरीर की मरम्मत तथा अनुरक्षण कर सके। जीवों द्वारा अपने शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से कार्य करने योग्य बनाए रखने के लिए इन अंगों की देखभाल हेतु आवश्यकता अनुसार मरम्मत ही अनुरक्षण है। शारीरिक अनुरक्षण एवं जीवित रहने के लिए जीवों द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। प्रत्येक जीव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन प्रमुख जैव प्रक्रमों को संपादित करना अति आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों, इन सभी जैव प्रक्रमों को संपादित करने के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे वह अपने पोषण द्वारा प्राप्त करता है। आज अध्याय के इस भाग में हम पादपों में पोषण के विषय में जानकारी एकत्रित करेंगे। बच्चों, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। बच्चों, पोषण वह जैव रासायनिक प्रक्रम है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव को ऊर्जा, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत, उपापचयी नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, तापमान नियंत्रण तथा तंत्रिका आवेगों का नियंत्रण व नियमन करने हेतु पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। ये मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, विटामिन्स तथा जल है। ये सभी पोषक तत्व किसी जीव को स्वयं द्वारा भोजन का निर्माण करके अथवा किसी अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करने से प्राप्त होते हैं। आइए बच्चों, अब हम यह जानें कि इन पोषक तत्वों का हमारे लिए क्या महत्व है। हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन एक अति आवश्यक पोषक तत्व है। इसके द्वारा शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है, मांसपेशियां बनती है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों की मरम्मत होती है। प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जटिल प्रोटीन अणु के पाचन से सरल अणु अमीनो एसिड भी प्राप्त होता है, जो कि प्रत्येक सजीव की कोशिका निर्माण का मुख्य घटक है। प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमारे आहार में इन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया जा सकता है। हमारे भोजन में सम्मिलित अगला मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। यह हमारे शरीर में संपन्न होने वाली उपापचयी क्रियाओं हेतु ईंधन की भांति कार्य करता है तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही मस्तिष्क हेतु आवश्यक ऊर्जा का यह एक मुख्य स्रोत है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज अणु द्वारा पौधों को वृद्धि करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा अतिरिक्त ग्लूकोज पौधों में स्टार्च के रूप में संचित रहती है, जबकि जंतुओं में यही ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए हम अपने भोजन में इन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित कर सकते हैं। बच्चों, हमारे आहार में सम्मिलित अगला पोषक तत्व है वसा। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कोशिकाओं की वृद्धि में सहयोग करता है, शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है तथा कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित करना और हार्मोन्स को उत्पन्न करना इसका प्रमुख कार्य है।
यह आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है तथा कोशिका निर्माण हेतु आवश्यक घटक वसी अम्ल उत्पन्न करता है। वसा की पूर्ति करने के लिए हम अपने भोजन में इन खाद्य सामग्रियों को सम्मिलित कर सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका निर्माण पर्याप्त मात्रा में शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता है। इन्हें फलों और सब्जियों से प्राप्त किया जाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता में वृद्धि तथा नियमन में ये सहायक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं। विटामिन्स को घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग वसा में घुलनशील विटामिन्स और दूसरा वर्ग जल में घुलनशील विटामिन्स का होता है। वसा तथा जल में घुलनशील विटामिन एवं इनके कार्य को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। बच्चों, हमें यहाँ यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि विटामिन्स की उपयुक्त मात्रा ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। हमारे शरीर में विटामिन की मात्रा अधिक होने या कम होने पर कई प्रकार के रोग या व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। हमारे शरीर में विटामिन की कमी होने पर हमें विटामिन्स के सप्लीमेंट्स उपयोग करने होते हैं। हमारे शरीर के लिए आवश्यक मुख्य विटामिन्स की पूर्ति हेतु हमें हमारे भोजन में इन खाद्य पदार्थों को अवश्य शामिल करना चाहिए। शरीर के लिए आवश्यक विटामिन्स तथा उनके प्राप्ति स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाले रोग इस प्रकार है। पोषक तत्वों के अगले क्रम में हम पढ़ेंगे खनिज तत्वों के बारे में। बच्चों, हमारे शरीर के विकास के लिए, हड्डियों, दांतों, त्वचा, बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए, मस्तिष्क तथा विभिन्न अंगों के बीच संदेशों के आदान प्रदान करने के लिए एवं श्वसन के दौरान ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का वहन करने के लिए खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए खनिज तत्व के रूप में मैग्नीशियम आवश्यक होता है। इन सभी खनिज तत्वों की पौधों एवं मानव या अन्य जंतुओं के शरीर में उपयुक्त मात्रा का होना अति आवश्यक है। यदि इस मात्रा में अंतर उत्पन्न होता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार या समस्याएं प्रदर्शित होने लगती है। हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक खनिज तत्व इस प्रकार है। हमारी शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि एवं इनका विकास तथा उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए एक अन्य मुख्य खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। यह खनिज तत्व आयोडीन है। हमारे शरीर को थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। यह हार्मोन भ्रूण व बच्चों के विकास में वृद्धि करता है और वयस्कों में उपापचयी क्रिया को बनाए रखता है। यदि कोई व्यक्ति आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करता है तो उनमें आयोडीन की कमी हो सकती है। गर्भवती महिला को सबसे ज़्यादा आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि गर्भवती महिलाएं
आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करती है तो उनमें आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि का आकार असाधारण रूप से बढ़ सकता है तथा अन्य थायराइड संबंधी समस्याएं हो सकती है। इस प्रकार थायराइड ग्रंथि के असाधारण रूप से आकार बढ़ने के कारण गर्दन या गला फूल जाता है। इस रोग को हम घेंगा या गाइटर के नाम से जानते हैं। बच्चों में आयोडीन की कमी से मानसिक विकलांगता उत्पन्न होने लगती है। बच्चों, हमारे शरीर में आयोडीन की एक उचित मात्रा का होना अति आवश्यक है। इसकी पूर्ति के लिए हम सूखे मेवे, ब्राउन ब्रेड, डेयरी उत्पाद, आयोडीन युक्त सादा नमक, समुद्री भोज्य पदार्थ, मीट, अंडे, मछली आदि का उपयोग भोजन के रूप में कर सकते हैं। इन सभी पोषक तत्वों के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण घटक जल है, जो हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। जल ही जीवन का आधार है, ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। प्यारे बच्चों, जल सभी जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक तरल पदार्थ है। यह शरीर की कोशिकाओं तथा ऊतकों की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के द्रव्यों तथा पाचक रसों का निर्माण एवं अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए यह एक विलायक की तरह कार्य करता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है। यह भोजन को पचाने में सहायता करता है तथा शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले कई वर्ज्य पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर के बाहर निष्कासित करने में सहायता भी करता है। यह हमारे शरीर में होने वाली कई चयापचयी प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह हमारे शरीर की अस्थि संधियों में नमी बनाए रखता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को बाहरी झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा रुधिर के पीएच मान को स्थिर रखता है और आंखों की नमी को बनाए रखने में सहायक होता है। प्यारे बच्चों, मनुष्य की भांति ही पौधों के बीजों के अंकुरण से लेकर पौधे की वृद्धि, विकास, संरचना, आकारिकी तथा फूल और फलों के निर्माण को खनिज तत्व प्रभावित करते हैं। ये खनिज तत्व पौधों को मृदा द्वारा जड़ों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। पौधों में इन आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने पर पौधों की वृद्धि, पत्तियों की संरचना तथा फल व फूलों के रंग के निर्माण पर विपरीत प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हमने यह जाना कि पादपों तथा मनुष्य को अपने जीवन और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व तथा जल की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। बच्चों, पोषण वह जैव प्रक्रम है जिसमें जीवों द्वारा अपने आहार से ऊर्जा प्राप्त करने, शारीरिक संरचना का निर्माण व विकास करने तथा कोशिका एवं ऊतकों की मरम्मत करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। जीवों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधि उपयोग में लाई जाती है। अतः पोषण विधि को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। आइए हम पहले स्वपोषी पोषण विधि को समझें। कुछ जीव जैसे कि पौधे तथा कुछ बैक्टीरिया एवं कुछ शैवाल अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से स्वयं निर्मित करते हैं। पोषण की इस विधि को स्वपोषण तथा इन जीवों को स्वपोषी जीव कहा जाता है। यह स्वपोषी जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव, जैसे कि पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु जैसे क्रोमेटियम, रोडोस्पिरिलियम आदि। इन जीवों में पादपों की तरह क्लोरोफिल के स्थान पर बैक्टीरिया क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। स्वपोषी जीवों का दूसरा वर्ग है रसायन संश्लेषी जीव, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, गंधक बैक्टीरिया आदि। ये जीवाणु सल्फर,
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा आयरन के अकार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकृत कर अपना भोजन निर्मित करते हैं। आइए अब हम पौधों में स्वपोषी पोषण को समझें। सभी पौधे तथा पौधों की भांति नीलहरित शैवाल तथा कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन के रूप में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हुए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु मुख्य आवश्यकताएं इस प्रकार होती है। पहला, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट में स्थित पर्णहरिम। तीसरा, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य खनिज तत्व। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ पेड़ पौधे बाह्य वातावरण से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों अर्थात स्टोमेटा की सहायता से पत्तियों के भीतर प्रवेश करती है, जबकि जल तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिज तत्व जड़ों द्वारा पत्तियों के साथ साथ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। बच्चों, हरे पौधे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्रों के माध्यम से ग्रहण कर पौधे में उपस्थित जल के साथ कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के रूप में ऑक्सीजन गैस निष्कासित कर दी जाती है, जो कि जीवमंडल में उपस्थित अन्य जीवों के लिए प्राणवायु की भांति कार्य करती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान उसकी पत्तियां होती है, क्योंकि इनका सतह क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। भोजन तथा जल के परिवहन के लिए इनमें संवहनी उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम स्थित होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक वर्णक क्लोरोफिल पादप कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण का पहला पद दिन के समय सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रारंभ होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के भीतर स्थित हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल द्वारा सौर ऊर्जा को फोटॉन के रूप में अवशोषित किया जाता है। अवशोषित सौर ऊर्जा के कारण क्लोरोफिल में स्थित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा जल के अणु अपचयित होकर ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जो रंध्रों द्वारा बाह्य वातावरण में निष्कासित हो जाती है। इस पद में सौर ऊर्जा का रूपांतरण एटीपी तथा एनएडीपीएच रासायनिक ऊर्जा अणुओं के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण का यह पद क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण का अगला पद रात्रि के समय अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रारंभ होता है। इस पद में रंध्रों द्वारा ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 6 अणुओं को रासायनिक ऊर्जा अणुओं NADPH व ATP द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। यह निर्मित ग्लूकोज पौधों के लिए भोजन का स्रोत है, जो पौधों की वृद्धि व विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। विश्राम की स्थिति में यह जड़ों, फलों और पत्तियों में स्टार्च के रूप में संग्रहित रहती है तथा आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करती रहती है।
प्रकाश संश्लेषण का यह पद क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को इस रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। बच्चों, अब आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। बच्चों, अब हम जानेंगे कि मरुस्थलीय पौधे अर्थात रेगिस्तान में उगने वाले पौधे किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को रोकने के लिए पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर लेते हैं तथा दिन के समय इन पौधों की पत्तियों में रंध्र बंद होते हैं। इसीलिए रात्रि के समय इन पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के माध्यम से ग्रहण कर एक माध्यमिक यौगिक मेलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यह मेलिक अम्ल दिन के समय सूर्य प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्रोत के रूप में कार्य करता है तथा क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर इस प्रकार ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऐसे पौधों को केम प्लांट के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाह्य वातावरण से गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए पौधों की पत्तियों में विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। आइए अब हम उसकी चर्चा करें। पौधों की पत्तियों के निचली एपिडर्मिस में असंख्य छोटे छोटे छिद्र स्थित होते हैं, जिनके द्वारा बाह्य वातावरण से गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि होती है। इन असंख्य सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। रंध्र के खुलने और बंद होने की गति इसके चारों ओर स्थित द्वार कोशिकाओं के फूलने और संकुचित होने से नियंत्रित होती है। यह पत्तियों में ग्लूकोज के सांद्रण पर निर्भर करता है। इसीलिए जब पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है या जल की हानि को रोकना होता है, तब ये रंध्र बंद हो जाते हैं।